Your Med Tutor. It makes your MBBS easy. हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूं हमारे ऑर्थोपेडिक सीरीज़ के अगले टॉपिक जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ स्पाइन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 7 स्टार इसको मार्क करके रख लेना क्योंकि लॉन्ग इससे कई बार हर साल रिपीटिटिवली देखने के लिए मिलता है। तो बहुत ही अच्छे से इसे कलर्ड वे में समझेंगे, शॉर्ट नोट्स लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ स्पाइन। क्या होता है कि इट इज़ ऑलवेज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन। टीबी स्पाइन हमेशा ही एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जो कि मोस्टली लोअर थोरैसिक स्पाइन को इन्वॉल्व करता है। कौन से स्पाइन को इन्वॉल्व करता है? लोअर थोरैसिक स्पाइन को इन्वॉल्व करता है और हमेशा ही सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है टीबी स्पाइन। ठीक है, तो क्या हुआ? सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा और लोअर थोरैसिक स्पाइन को इन्वॉल्व करेगा। कौन सी स्पाइन है? याद रखना है कि लोअर थोरैसिक स्पाइन को मोस्टली इन्वॉल्व करता है। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी और इसके टाइप्स हम अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है? तो देखिए, जो भी प्राइमरी टीबी होगी, जहाँ पे भी प्राइमरी टीबी पेशेंट को हुई होगी, जो कि प्राइमरी टीबी का जो सोर्स होगा, जो कि लंग्स हो सकता है, जीआईटी हो सकता है और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो सकता है। तो प्राइमरी टीबी जहाँ पे भी पेशेंट को हुई है, लंग्स, जीआईटी और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में से, वो हिमेटोजिनस स्प्रेड के थ्रू, कौन सा स्प्रेड होगा? हिमेटोजिनस स्प्रेड के थ्रू लोकल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कराएगा, जो कि टीबी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो क्या हुआ? प्राइमरी टीबी लंग, जीआईटी, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट से हिमेटोजेनस स्प्रेड के बाद अपने स्पाइन में आया और वहाँ पे क्या करता है? लोकल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कराएगा। और हिमेटोजेनस स्प्रेड किसके थ्रू हो रहा है? हिमेटोजेनस स्प्रेड हो रहा है पैरावर्टिब्रल प्लेक्सस। कौन? पैरावर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स, जिसे हम बार्टन्स प्लेक्सस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टन्स प्लेक्सस। तो याद रखना है कि पैरावर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स, जिसे हम बार्टन्स प्लेक्सस कहते हैं, उसके थ्रू हिमेटोजेनस स्प्रेड होगा और स्पाइन में लोकल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कराएगा। इसलिए हमेशा सेकेंडरी होता है और मोस्टली लोअर थोरैसिक स्पाइन को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होगा? लोकल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन के बाद इरोजन होगा वर्टिब्रल मार्जिन्स एंड डिस्क। वर्टिब्रल मार्जिन्स एंड डिस्क का इरोजन कराएगा। तो ये ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन फर्दर इरोजन कॉज करने लगेगा वर्टिब्रा का मार्जिन और उसके डिस्क का। ठीक है, तो इरोजन के बाद क्या होगा कि डिस्क डिजेनरेशन, वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा, डिस्क कोलैप्स एंड डिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलेगी। क्या क्या? फिर से मेरे साथ रिपीट करिए कि क्या क्या देखने मिलेगा? इरोजन की वजह से, इरोजन ऑफ वर्टिब्रल मार्जिन्स एंड डिस्क की वजह से डिस्क डिजेनरेशन, वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा, डिस्क कोलैप्स एंड डिफॉर्मिटीज देखने के लिए मिलेंगी। डिस्क डिजेनरेशन, वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा, डिस्क कोलैप्स एंड डिफॉर्मिटी। और जो इरोजन हो रहा है, ये हो क्यों रहा है एक्चुअली में? जो इरोजन है, इरोजन क्या कॉज करेगा? इरोजन डिस्क मार्जिन्स और डिस्क के इरोजन की वजह से न्यूट्रिशन ऑफ डिस्क इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इरोजन होने की वजह से जो डिस्क की न्यूट्रिशन है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो वो न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से डिस्क का डिजेनरेशन, वेजिंग ऑफ वर्टिब्रा और डिस्क कोलैप्स होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूट्रिशन डिस्क का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। किसकी वजह से? इरोजन की वजह से। इरोजन क्यों हो रहा है? लोकल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। लोकल ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कैसे हुआ है? हिमेटोजेनस स्प्रेड की वजह से हुआ है। कहां से हुआ है? पैरावर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स। पैरावर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन्स, जिसे हम बार्टन्स प्लेक्सस भी कहते हैं। हिमेटोजेनस स्प्रेड कहां से आया था? प्राइमरी टीबी एरिया से आया था, जो कि लंग्स, जीआईटी और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये हो गई पैथोफिजियोलॉजी। इसे आप एक बार खुद भी बोल करके देखिए, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन पैथोफिजियोलॉजी हो गया। अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं। तो 4 टाइप्स की टीबी स्पाइन देखने के लिए मिलती है। कौन कौन सी 4 टाइप? सबसे पहली होती है पैराडिस्कल टाइप। पैराडिस्कल टाइप जो होती है वो मोस्ट
कॉमन टाइप ऑफ टीबी स्पाइन होती है, याद रखना है, एमसीक्यू में देखने के लिए मिल सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टीबी स्पाइन कौन सी होती है, तो वो है पैराडिस्कल टाइप। उसके बाद दूसरी होती है सेंट्रल टाइप, तीसरी होती है एंटीरियर टाइप और चौथी होती है एपेंडिकुलर टाइप। तो 4 टाइप्स हो गए, बोलिए मेरे साथ, पैराडिस्कल टाइप, सेंट्रल टाइप, एंटीरियर टाइप एंड लास्ट एपेंडिकुलर टाइप। 4 टाइप्स की हमें टीबी स्पाइन देखने के लिए मिलती है। आइए चारों को समझते हैं हम एक बार। तो सबसे पहली है पैराडिस्कल टाइप। पैराडिस्कल टाइप में क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, पैराडिस्कल मतलब कि डिस्क के बीच में, पैराडिस्कल। देखिए इस डायग्राम में ये हमारी नॉर्मल डिस्क है, ये हमारी नॉर्मल डिस्क है और ये हमारी अफेक्टेड डिस्क है। ये रेड वाला एरिया अफेक्टेड डिस्क है जिसमें रिड्यूस्ड डिस्क स्पेस। तो पैराडिस्कल टाइप ऑफ टीबी स्पाइन में रिड्यूस्ड डिस्क स्पेस, जो डिस्क स्पेस है वो रिड्यूस्ड हो जाता है नॉर्मल डिस्क के कंपैरेटिवली, ये होती है पैराडिस्कल टाइप। अब उसके बाद बात करते हैं दूसरा टाइप जो कि सेंट्रल टाइप होता है। सेंट्रल टाइप भी नाम से ही समझ में आ रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लीजन है, ट्यूबरकुलस लीजन इज एट सेंटर ऑफ वर्टिब्रल बॉडी। कहाँ पे है लीजन प्रेजेंट है सेंटर ऑफ वर्टिब्रल बॉडी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी वर्टिब्रल बॉडी है, इसके बीच में ट्यूबरकुलर लीजन प्रेजेंट है। ये होता है हमारा दूसरा टाइप जो कि है सेंट्रल टाइप। तो पैराडिस्कल में क्या हुआ कि डिस्क का स्पेस रिड्यूस हो गया है। सेंट्रल टाइप में क्या हुआ कि वर्टिब्रल बॉडी के सेंटर में लीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तीसरा टाइप है एंटीरियर टाइप। एंटीरियर टाइप क्या होता है, एंटीरियर टाइप में जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि एंटीरियर आ रहा है। ये हमारा हो गया वर्टिब्रा का पोस्टीरियर साइड, ये है हमारा एंटीरियर साइड। तो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये हमें डायग्राम में एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल दिख रहा है और साथ ही साथ इरोडेड एंटीरियर मार्जिन्स। तो जो एंटीरियर लिगामेंट के साइड में एंटीरियर मार्जिन्स हैं, एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ वर्टिब्रा, कौन सी मार्जिन, एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ वर्टिब्रा जो है वो इरोड हो जाती हैं। एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ वर्टिब्रा स्टार्ट्स इरोडिंग और उसी के बीच में लिगामेंट और मार्जिन्स के बीच में, लिगामेंट्स और मार्जिन्स के बीच में एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे हम कहते हैं पैरावर्टिब्रल एब्सेस। तो एंटीरियर टाइप में हमें पैरावर्टिब्रल एब्सेस देखने के लिए मिलता है। यह भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि पैरावर्टिब्रल एक्सेस हमें एंटीरियर टाइप ऑफ टीबी स्पाइन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट हो गया एंटीरियर टाइप। चौथा लास्ट जिसको हम कहते हैं एपेंडिकुलर टाइप। एपेंडिकुलर टाइप 4 टाइप हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो वर्टिब्रल अपेंडेजेस होते हैं, क्या ये जो हमें अपेंडेजेस देखने के लिए मिल रहे हैं कहाँ पाए जाते हैं, पोस्टीरियर साइड पे वर्टिब्रा के पाए जाते हैं। पोस्टीरियर साइड पे जो वर्टिब्रल अपेंडेजेस हैं इसमें हमें लीजन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ट्यूबरकुलर लीजन्स कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ट्यूबरकुलर लीजन्स मिलेंगे वर्टिब्रल अपेंडेजेस में। ट्यूबरकुलर लीजन्स कहाँ पे, वर्टिब्रल अपेंडेजेस में, जो कि पोस्टीरियर साइड पे देखने के लिए मिलते हैं। तो 4 टाइप कौन कौन से हो गए, मेरे साथ रिपीट करिए। पहला पैराडिस्कल टाइप, दूसरा सेंट्रल टाइप, तीसरा एंटीरियर टाइप और चौथा एपेंडिकुलर टाइप। पैराडिस्कल टाइप में क्या होता है, डिस्क का स्पेस रिड्यूस हो जाता है। सेंट्रल टाइप में क्या होता है कि वर्टिब्रल बॉडी के सेंटर में लीजन होता है। एंटीरियर टाइप में क्या होता है, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ वर्टिब्रा के बीच में एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे कहते हैं पैरावर्टिब्रल एब्सेस, प्रीवर्टिब्रल एब्सेस होता है। पैरा तो बीच में होगा, प्रीवर्टिब्रल एब्सेस होगा। और एपेंडिकुलर टाइप चौथा टाइप होता है जिसे कहते हैं जो कि हमारे वर्टिब्रल अपेंडेजेस जो होते हैं पोस्टीरियर साइड पे पाए जाते हैं, वहाँ पे ट्यूबरकुलर लीजन्स होते हैं। तो ये हमारी टाइप्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स, तो क्या क्लिनिकल फीचर्स हमें टीबी ऑफ स्पाइन में देखने के लिए मिलेंगे, तो देखिए टीबी के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जो कि किसी भी तरह के टीबी में देखने के लिए मिलेंगे। तो वो तो तय है, जैसा कि लो ग्रेड फीवर, टीबी में लो ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलता है, वेट लॉस देखने के लिए मिलता है,
ये तो कॉमन चीज़ें हैं। इनलार्ज्ड एंड टेंडर रीजनल लिम्फ नोड्स, तो जो लिम्फ नोड्स हैं, रीजनल लिम्फ नोड्स हैं, वो इनलार्ज और टेंडर होंगी। ठीक है, टीबी है, मसल वेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी। और स्पाइन में है तो स्पाइन में टेंडरनेस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा अब टीबी स्पाइन से रिलेटेड जो पर्टिकुलर क्लिनिकल फीचर्स होंगे, जो टीबी स्पाइन में ही मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलेंगे, वो कौन कौन से हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू आ सकता है कि अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ टीबी स्पाइन क्या है। तो अर्लीस्ट सिम्टम होता है बैक पेन। सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, बैक पेन होगा। तो बैक पेन इज द अर्लीस्ट सिम्टम टीबी स्पाइन में। उसके बाद अर्लीस्ट साइन क्या है, अर्लीस्ट साइन है, सिम्टम क्या है जो सबसे पहले आएगा और साइन जो डॉक्टर देखेगा वो होता है पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म। क्या, पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म। पैरा स्पाइनल मसल कौन सी होती हैं, जो हमारी वर्टिब्रा के अलोंग जो मसल्स जाती हैं, वर्टिब्रा के अलोंग जो फॉलो करती हैं, उन मसल्स को हम कहते हैं पैरा स्पाइनल मसल्स। तो उन मसल्स का स्पाज्म देखने के लिए मिलेगा, उसमें रिजिडिटी आएगी, टेंडरनेस आएगा, तो उसे हम कहते हैं पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म। तो अर्लीस्ट सिम्टम क्या है, बैक पेन। अर्लीस्ट साइन क्या है, पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म। उसके बाद बच्चे, ज़्यादातर बच्चों में देखने के लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, नाइट क्राइज। बच्चा अचानक से सोते हुए रोता हुआ उठता है, नाइट क्राइज। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नाइट क्राइज टीबी स्पाइन का। तो 3 चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ ली, अर्लीस्ट सिम्टम बैक पेन, अर्लीस्ट साइन पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म, और नाइट क्राइज देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा कॉशियस गेट देखने के लिए मिलेगा, पेशेंट बहुत ही कॉशियस हो करके चलेगा, कहीं कोई सडन जर्क ना हो जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो, इसलिए बहुत ही कॉशियस रहेगा, कॉशियस गेट्स। और कोल्ड एब्सेस, टीबी में हमने सर्वाइकल टीबी में सर्जरी में भी देखा है कि कोल्ड एब्सेस होता है, तो फर्दर टीबी क्या कॉज करती है, कोल्ड एब्सेस कॉज करती है। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, पैराप्लेजिया देखने के लिए मिलेगा। तो हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लिए, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अर्लीस्ट सिम्टम क्या है, बैक पेन है। अर्लीस्ट साइन क्या है, पैरा स्पाइनल मसल स्पाज्म। उसके अलावा लो ग्रेड फीवर देखने के लिए मिलेगा, लॉस ऑफ वेट मिलेगा, इनलार्ज्ड एंड टेंडर रीजनल लिम्फ नोड्स मिलेंगे, मसल वेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी, टेंडरनेस एट स्पाइन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नाइट क्राइज देखने के लिए मिलेगा, कॉशियस गेट रहेगा, कोल्ड एब्सेस एंड पैराप्लेजिया। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गए, लिख लिख के एक बार इनको याद कर लीजिएगा। बहुत सारे क्लिनिकल फीचर्स तो कॉमन होते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन कैसे करेंगे हम, एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या फाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले अगर हम गेट की बात करें, गेट तो अभी हम क्लिनिकल फीचर में बात करके आए हैं। गेट कैसा रहेगा, कॉशियस गेट रहेगा, पेशेंट का बहुत ही कॉशियस रहेगा, स्लो स्पीड में चलेगा, शॉर्ट स्टेप्स लेगा ताकि कोई भी जर्क उसको ना हो, उसके कमर में कोई भी जर्क ना लगे। तो कॉशियस गेट देखने के लिए मिलेगा, स्लो स्पीड, शॉर्ट स्टेप्स टू प्रिवेंट एनी जर्क। तो गेट कैसा हुआ, कॉशियस गेट। उसके बाद एटीट्यूड और एंड डिफॉर्मिटी कैसी देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए, स्पाइन में सर्वाइकल स्पाइन टीबी भी हो सकती है, थोरेसिक या फिर डॉर्सल स्पाइन टीबी भी हो सकती है। तो अगर पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन टीबी है, सर्वाइकल स्पाइन टीबी में नेक में हमें सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सर्वाइकल स्पाइन टीबी में स्टिफ एंड स्ट्रेट नेक होगी, पेशेंट बहुत ही कॉशियस रहेगा कि गर्दन इधर उधर नहीं हिलनी चाहिए, इसलिए स्टिफ होगी और स्ट्रेट होगी नेक। सर्वाइकल स्पाइन टीबी में स्टिफ एंड स्ट्रेट नेक देखने के लिए मिलेगी। थोरेसिक या फिर डॉर्सल स्पाइन टीबी में क्या होगा, थोरेसिक या फिर डॉर्सल स्पाइन टीबी में हम देखेंगे कि जो पार्ट ऑफ स्पाइन बिकम प्रोमिनेंट, इसमें हमें एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा कि गिब्बस और काइफस का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकता है। मतलब जिस पार्ट ऑफ स्पाइन में टीबी है वो प्रोमिनेंट हो सकती है, यानी कि गिब्बस और काइफस का फॉर्मेशन हो सकता है जो कि प्रोमिनेंट कॉज करा देगा उस पार्ट ऑफ स्पाइन को। तो सर्वाइकल स्पाइन टीबी में क्या होगा, स्टिफ एंड स्ट्रेट नेक देखने के लिए मिलेगी। और थोरेसिक या फिर डॉर्सल स्पाइन में क्या होगा, जो पार्ट ऑफ स्पाइन है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और गिब्बस और काइफस का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं अपन कि पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग, यानी कि
कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन जैसे टीबी में होता है, तो हमें कोल्ड एब्सेस बैक में पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग जो कि किसकी वजह से होगी, कोल्ड एब्सेस की वजह से। तो कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन क्या कॉज कराएगा, बैक में पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग कॉज कराएगा। तो गेट कैसा होगा, कॉशियस गेट होगा, शॉर्ट स्टेप्स रखेगा, स्लो स्पीड में रहेगा। एटीट्यूड और डिफॉर्मिटी में हम देखेंगे कि सर्वाइकल स्पाइन में अगर टीबी है तो स्टिफ और स्ट्रेट नेक होगी। थोरेसिक या फिर डोर्सल स्पाइन में टीबी है तो प्रोमिनेंट हो सकती है वो पार्ट ऑफ स्पाइन गिब्बस और काइफस के फॉर्मेशन में। हमें बैक में पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग भी देखने के लिए मिल सकती है, किसकी वजह से, कोल्ड एब्सेस के फॉर्मेशन की वजह से। हमने यहाँ पे प्रीवर्टिब्रल एब्सेस फॉर्मेशन देखा था एंटीरियर टाइप में, जो कि वर्टिब्रा के अंदर था, इसलिए प्रीवर्टिब्रा था। पैरावर्टिब्रल स्वेलिंग मिलेगी कोल्ड एब्सेस की वजह से बैक में। उसके अलावा क्या होगा, टेंडरनेस एंड लिमिटेड स्पाइनल मूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे एग्जामिनेशन में। और क्या मिल रहा है, टेंडरनेस और लिमिटेड स्पाइनल मूवमेंट्स, साथ में न्यूरोलॉजिकल और जनरल एग्जामिनेशन भी हम पेशेंट की करेंगे। तो ये 5 फाइंडिंग्स हमें मिलेंगी एग्जामिनेशन में। उसके बाद अब हम देखते हैं कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या फाइंडिंग होंगी। तो सबसे पहले हम पेशेंट को कहेंगे कि आप जाइए एक्सरे करवाइए। तो एक्सरे में हमें क्या क्या फाइंडिंग्स देखने के लिए मिल सकती हैं। तो सबसे पहले तो हमें कैसे एक्सरे करवाने हैं, हम प्राइमरी फोकस ढूंढने के लिए चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे और एब्डोमेन का एक्सरे भी करवाएंगे, ताकि हमें प्राइमरी फोकस जो कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए चेस्ट का और एब्डोमेन का एक्सरे करवाएंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, प्राइमरी फोकस फाइंड करने के लिए चेस्ट और एब्डोमेन का हमें एक्सरे कराना है। उसके अलावा जब बाकी जो जहाँ पे दर्द है पेशेंट को, वहाँ का जब हम एक्सरे करवाएंगे, यानी कि स्पाइन का जब एक्सरे होगा, तो वहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है, ये सारे क्लिनिकल फीचर्स जो हमने टाइप में पढ़े थे, रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ये पैराडिस्कल के फाइंडिंग, ये सेंट्रल के फाइंडिंग, ठीक है। और बाकी अपने एंटीरियर के फाइंडिंग हो सकती है, क्या है, एंटीरियर एविडेंस ऑफ कोल्ड एब्सेस मिल सकता है। और अगर टाइम हो गया है, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है अगर टीबी को, तो हीलिंग के भी साइंस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। क्या क्या फाइंडिंग होगी एक्सरे की, डिस्क स्पेस रिडक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिब्रल बॉडी, कोल्ड एब्सेस के एविडेंस और हीलिंग के भी साइन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये एक्सरे की फाइंडिंग हमें देखने के लिए मिल गई। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन इन्वेस्टिगेशन में, उसके अलावा अपन कराएंगे सीटी स्कैन कराएंगे। सीटी स्कैन कैन डिटेक्ट स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम, स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम को भी डिटेक्ट कर सकता है सीटी स्कैन। और सोचिए क्या करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, और उसके साथ साथ में बायोप्सी कराएंगे और माइलोग्राफी कराएंगे, ठीक है। तो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी और माइलोग्राफी कराएंगे, ठीक है। लैब डायग्नोसिस जब कराएंगे तो लैब डायग्नोसिस में कैसी फाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी, तो लैब डायग्नोसिस में एनीमिया देखने के लिए मिलेगा, चूंकि इन्फेक्शन है। अब एनीमिया भी किस टाइप का, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा कि टीबी स्पाइन में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। लगभग सभी टीबी में इसी टाइप का एनीमिया देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा पैनसाइटोपेनिया देखने के लिए मिलेगा, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, पैनसाइटोपेनिया। डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल होगा, याद रखना है, डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कि टीबी का टेस्ट होता है कौन सा, मैनटॉक्स टेस्ट, मैनटॉक्स टेस्ट हमें पॉजिटिव देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा हॉलमार्क ऑफ डायग्नोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको मेंशन करना ही है, मैनटॉक्स टेस्ट लिखना ही है, पॉजिटिव होगा। और हॉलमार्क ऑफ डायग्नोसिस है प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई फ्रॉम टिश्यू और फ्लूइड। तो अगर एस्पिरेशन कराएंगे या फिर बायोप्सी कराएंगे तो उसमें हमें एसिड फास्ट बेसिलाई देखने के लिए मिलेंगे, हॉलमार्क होता है, इसे मेंशन करना ही है। तो मैनटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव हो गया, एनीमिया नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, पैनसाइटोपेनिया, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल, और हॉलमार्क ऑफ डायग्नोसिस जो कि एसिड फास्ट बेसिलाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है, टिश्यू और फ्लूइड में। उसके बाद अब बात करें अपन साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन और साइनोवियल बायोप्सी। साइनोवियल फ्लूइड निकालेंगे, उसका एस्पिरेट करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, हमें क्लाउडी और इंक्रीज्ड प्रोटीन कंसंट्रेशन। एस्पिरेशन में हमें क्लाउडी अपीयरेंस मिलेगा फ्लूइड का, और
उस फ्लूइड में जो प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो बढ़ा हुआ रहेगा, प्रोटीन कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा और क्लाउडी अपीयरेंस रहेगा। और बायोप्सी में क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक लीजन्स देखने के लिए मिलेंगे। कौन से? ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा हमें देखने के लिए मिलेगा, बायोप्सी में ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा देखने के लिए मिलेगा। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकती हैं और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है डायग्नोस करने में? तो पायोजेनिक आर्थराइटिस, सब एक्यूट आर्थराइटिस, पायोजेनिक आर्थराइटिस, सब एक्यूट आर्थराइटिस, हीमोरेजिक आर्थराइटिस, स्पाइनल ट्यूमर और एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। 5 चीज़ें: पायोजेनिक आर्थराइटिस, सब एक्यूट आर्थराइटिस, हीमोरेजिक आर्थराइटिस, स्पाइनल ट्यूमर और एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बन सकती है टीबी ऑफ स्पाइन में। अब बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला, किसी को दर्द है, कोई चल फिर भी नहीं पा रहा है टीबी स्पाइन की वजह से, तो आप उनको कहिए कि आप तो सबसे पहले रेस्ट लीजिए। आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, 4 से 6 महीने आप बिल्कुल हिलना डुलना बिल्कुल कम कर दीजिए। सबसे पहला ऑप्शन होता है रेस्ट लेना। उसके बाद कीमोथेरेपी शुरू करेंगे रेस्ट के साथ साथ। कीमोथेरेपी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कीमोथेरेपी, रेस्ट, कीमोथेरेपी और लास्ट ऑपरेशन होता है ऑपरेशन। तो 3 ऑप्शन, रेस्ट, कीमोथेरेपी और ऑपरेशन। अब रेस्ट की बात कर लें तो रेस्ट कैसा होना चाहिए? प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए, अनइंटरप्टेड, रिजिड एंड इन्फोर्स्ड। तो प्रोलॉन्ग्ड और अनइंटरप्टेड रिजिड रेस्ट लेना पेशेंट को पड़ेगा। उसके बाद कीमोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। तो टीबी में, जैसा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 टाइप की फेज होते हैं कीमोथेरेपी में, इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज 5 से 6 महीने का फेज होता है और कंटिन्यूएशन फेज इंटेंसिव फेज के बाद आता है, जो कि 9 महीने का होता है। तो 5 से 6 महीने का इंटेंसिव फेज और 9 महीने का कंटिन्यूएशन फेज। ठीक है, इंटेंसिव फेज का मोटो क्या है? इंटेंसिव फेज का मोटो होता है टू किल एक्टिवली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया। 5 से 6 महीने तक अपन इंटेंसिव फेज वाली मेडिकेशंस चलाएंगे, जिसका काम होता है एक्टिवली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को मारना। उसके बाद वही कंटिन्यूएशन फेज में क्या होता है? 9 महीने का होता है। इसमें हम एलिमिनेट करते हैं जो भी परसिस्टर्स बचे रह गए हैं या फिर स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया हैं, डोरमेंट बैक्टीरिया हैं और इंटरसेलुलर माइकोबैक्टीरिया जो बचे रह गए हैं, उनको मारना। अब इंटेंसिव फेज के बाद जो एक्टिवली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया मर गए हैं, उसके बाद जो परसिस्टर्स हैं, स्लो ग्रोइंग है, डोरमेंट है और इंट्रासेलुलर माइकोबैक्टीरियाज हैं, उनको मारने का काम अपन करते हैं कंटिन्यूएशन फेज में। इंटेंसिव फेज की मेडिकेशंस क्या क्या होती हैं? इंटेंसिव फेज की मेडिकेशंस आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स। क्या? आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स, ये 3 होती हैं अपनी इंटेंसिव फेज में। आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स, और ये इनके डोज होते हैं। ठीक है, वहीं कंटिन्यूएशन फेज में अपन 2 हाफ में मेडिकेशन चलाते हैं। सबसे पहले हाफ जो कि 4.5 मंथ का होता है और दूसरा हाफ आगे के 4.5 मंथ। पहले हाफ में अपन कौन कौन सी मेडिकेशन चलाते हैं? आइसोनियाजाइड चलाते हैं और पायरेजिनामाइड चलाते हैं। आइसोनियाजाइड और पायरेजिनामाइड। और दूसरे हाफ में आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिसिन। तो इंटेंसिव फेज में अपन ने क्या क्या चलाया? इंटेंसिव फेज में अपन ने आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन और फ्लोरोक्विनोलोन्स चलाए हैं। और कंटिन्यूएशन फेज में अपन ने फर्स्ट हाफ में अपन ने क्या किया है? आइसोनियाजाइड और पायरेजिनामाइड। और सेकेंड हाफ में अपन ने क्या चलाया है? आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिसिन। तो ये आपको याद करना है। ये आपको पूरे टीबी का ये ट्रीटमेंट होता है जो आप कहीं भी चीप सकते हो और आपको भर भर के नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं ऑपरेटिव मैनेजमेंट में। थर्ड अपना ट्रीटमेंट का है ऑप्शन ऑपरेटिव मैनेजमेंट। किसका ऑपरेशन करना है? हमने अभी पढ़ा है कि एक क्लिनिकल फीचर होता है कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है। टीबी में कोल्ड एब्सेस का बाद में फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम एस्पिरेट और ड्रेनेज करके निकाल सकते हैं। तो अगर कोल्ड एब्सेस हो गया है तो उसे एस्पिरेशन और ड्रेनेज के थ्रू रिमूव कर देंगे, तो वो अपना ऑपरेटिव मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस लास्ट पार्ट होता है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या देखने के लिए मिल सकते हैं? कोल्ड एब्सेस एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 7 स्टार टॉपिक, पॉट्स पैराप्लेजिया। पॉट्स पैराप्लेजिया
पहला हो गया कोल्ड एब्सेस, दूसरा पॉट्स पैराप्लेजिया, एक और लॉन्ग है जो कि अगले पार्ट में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझाने वाला हूं, जल्दी से आ जाओ और रिवीजन कर लेना।